स्वागत है आप सभी का मैथ्स लेक्चरर की इस लाइव सेशन में। दोबारा से मैं आपके सामने हूं। तो ये लाइव सेशन हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सारे यूनिट वाइज क्वेश्चंस करेंगे। लगभग हर एक क्लास में 30 से 35 प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा आपको ये सारा शेड्यूल मिल चुका होगा, इसमें कुल मिला के 28 लाइव क्लासेस हैं और ये सिर्फ 28 नहीं, इससे ज्यादा भी करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न क्लास में करवाए गए आपकी परीक्षा में पूछे जाएं। तो इसलिए इस चीज की कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ इतनी क्लासेस होंगी, इससे ज्यादा भी और होंगी अगर जरूरत पड़ी तो जैसा आपको सबको पता है कि 2019 में जो परीक्षा हुई थी शिक्षक भर्ती की, उसमें पूरे सिलेबस को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, 5 भागों में। जिसमें पहला जो भाग था वो था बीजगणित, अनुक्रम और श्रेणी, क्रमचय, समचय, इन पे आधारित। तो यहां पर अलजेब्रा, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके क्वेश्चन ज्यादा थे। इसमें अगर देखा जाए सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ये सारे के सारे ओवरऑल कंटेंट आते हैं। जिसमें आज हम मुख्य रूप से सेट्स मतलब कि समुच्चय, रिलेशन एंड फंक्शन मतलब कि संबंध और फलन, और बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विधारी संख्या, इन पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। हम कई सारे नए सवालों को भी लेंगे और कई सारे उन सवालों को भी लेंगे जो पिछली की गई परीक्षाओं में इस राज्य की और दूसरे राज्य की पूछी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम। और इसी प्रकार से त्रिकोणमिति दूसरे भाग में था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है तीसरे भाग में था। तो ये जो 5 भागों में डिवाइड किया गया था, उसी हिसाब से भी मैंने लाइव क्लासेस को वैसे प्लान किया है। राजपूत ट्यूटोरियल ने इस चीज को वैसे प्लान किया गया है। इसके बाद जो आपकी टेस्ट सीरीज रहेंगी और सारे टेस्ट के भी आपके लाइव सेशंस रहेंगे, डाउट सेशंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न के साथ। पहले 10 से 15 सेकंड आपको मिलेंगे, आप थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहले प्रश्न में लिखा है टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली। तो दो सीमित परिमित समुच्चय है जिनमें क्रमशः m और n अवयवों की संख्याएं हैं। और क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकेंड सेट। मतलब कि पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की कुल संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्याओं से कितनी अधिक है, 56 अधिक है। तो आपको m और n का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यदि आपके किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। तो उसके 2 की घात n, 2 रेज़ टू पावर n इतने उप समुच्चय बन सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक सेट A है और उसके एलिमेंट है 1 2 3, 3 अवयव हैं उसके अंदर, कितने उप समुच्चय, कितने सबसेट बनेंगे, 2 की घात 3 उप समुच्चय बनेंगे। समझ में आई ये चीज। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, इस प्रश्न में बोल रहा है कि पहला जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या m है। तो मतलब कि पहला जो समुच्चय है, पहला जो समुच्चय n ऑफ a, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a वो हो गया m। दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या, दूसरे समुच्चय को मैं b लेता हूं, उसमें अवयवों की संख्या n है, इस प्रकार से दिया गया है। अब दोनों समुच्चयों के कुल उप समुच्चयों की संख्या का अंतर आपको दिया गया है। तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 की घात m, इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2 की घात n। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया है, या ये बोल सकते हैं आपको ये दिया गया है इसमें उप समुच्चयों की संख्या इससे कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, 56 अधिक है। मतलब 2 की घात m ऋण 2 की घात n, इसका जो मान है ये 56 मतलब कि 56 के बराबर होगा। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऑप्शन को उठा के रख के देख लेना है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर m का मान 7 और n का मान 6 डालू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 माइनस 2 की घात 6। तो 2 की घात 7 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो ये हो गया 128 और ये कितना हो जाता है 64। दोनों को घटाओगे तो कितना मिलेगा, दोनों को घटाने पे 64 मिलेगा। तो क्या ऑप्शन ए सही है, नहीं। ऑप्शन बी पुट करके देखते हैं, यहां पर पुट करके देख लो, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 1, तो 2 की घात 5 कितना होता है, 32। 32 में से 2 जाएगा, 32 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 30। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को डाल के देख लो, ऑप्शन सी को डालोगे तो 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, तो 2 की घात 6 कितना हो जाता है, ये 64। 2 की घात 3 कितना हो जाता है, 8। 64 में से 8 घटा दो, कितना बचेगा, 56।
मतलब कि आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकाली जाती है? 2 की घात m से। ठीक है, जिसमें m उस समुच्चय में आने वाले अवयवों की संख्या है। इसी पे आधारित एक दूसरा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताओ क्या होगा? यस लोकेश, आपका आंसर करेक्ट है। राजकुमार आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही। ओके प्रवीण करेक्ट आंसर, यस करेक्ट 6,3 बिल्कुल सही। ओके प्रकाश एक बार चेक करना, प्रीति आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो अब आप अपना आंसर लिखते समय क्वेश्चन नंबर भी डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। सेम लॉजिक पे बेस्ड है, यहां पर भी वही चीज दिया गया है। पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या m, दूसरे समुच्चय में अवयवों की संख्या n, तो 2 की घात m 2 की घात n दोनों के उप समुच्चयों की संख्या हो गई। अब उसके बाद ये बोल रहा है दूसरा जो उप समुच्चय है पहले से उसमें कितनी ज्यादा संख्याएं हैं, तो कितने ज्यादा है? 112। तो उसमें से आप m और n के ऐसे मान ले लो जिससे इसको घटाने पे आपको क्या मिले? 112 मिल जाए। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? चलिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कई लोगों ने सही आंसर दे दिया है। 2 की घात 7 ऋण 2 की घात 4, 2 की घात 7 कितना होता है? 128। 2 की घात 4 कितना होता है? 16। 128 में से 16 गया, मतलब क्या बच गया? 112। क्या ये क्लियर? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। यस डन, सबका आंसर लगभग आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा है इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो एक कक्षा है जिसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है। 25 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, जिसमें से 25 विद्यार्थी जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। 20 स्टूडेंट्स प्ले टेनिस, 20 विद्यार्थी जो है वो टेनिस खेलते हैं। एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स, मतलब कि 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही गेम को खेलते हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या आपको बतानी है जो दोनों में से कोई सा भी खेल नहीं खेलते हैं। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले जितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं उसे दर्शाने के लिए हम ये तरीका यूज करते हैं एन ऑफ सी, मतलब एन का मतलब नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग क्रिकेट, वो कितना दे दिया यहां पर? 25। कितने विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं? 20। तो उसे दर्शाने के लिए हम ये तरीका यूज करते हैं एन ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू 20। फिर उसके बाद बोल रहा है 10 ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। नंबर ऑफ पर्सन प्लेइंग क्रिकेट एंड टेनिस, सी इंटरसेक्शन टी, उसका मान कितना हो गया? यहां पर हो गया 10। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर आपको चाहो तो आप वेन डायग्राम का यूज कर सकते हो, बड़ी आसानी से निकाल सकते हो वेन डायग्राम से भी। दूसरा तरीका, आप पूरा सेट थ्योरी का बेसिक भी लगा सकते हो। चलो अगर वेन डायग्राम से बनाते हैं तो कैसा बनेगा? ये पूरे 60 विद्यार्थियों की कक्षा हो गई, इसमें ये क्रिकेट खेलने वाले हो गए, ये टेनिस खेलने वाले हो गए, ये क्रिकेट वाले ये टेनिस वाले, ये बीच में जो आ रहा है ये दोनों खेलने वाले। तो दोनों खेलने वालों की संख्या कितनी है? तो ये हो गई 10। तो यहां पर बीच में हमने लिख दिया 10। अब क्रिकेट खेलने वाले 25 हैं, जिसमें से 10 तो यहां पर आ गए जो दोनों खेलते हैं। तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने होंगे? तो 25 में से 10 को घटा दो, 25 में से 10 को घटा दो तो कितना बचेगा यहां पर? 15। तो 15 ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। सिर्फ टेनिस खेलने वाले, मतलब यहां कितना नंबर आएगा? तो टेनिस खेलने वाले कुल विद्यार्थी 20 थे, 20 में से 10 को घटा दो, मतलब यहां पर कितना बच जाएगा? 10। तो 10 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो सिर्फ टेनिस खेलेंगे। तो कुल मिला के 60 विद्यार्थियों में इन विद्यार्थियों की संख्या को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 10 20 30 35 35। तो 60 में से 35 घटा दो तो बाकी जो बच गए 25 वो ऐसे हो जाएंगे जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी, एक बार चेक करो, कंफर्म करो, बताओ जल्दी से मुझे सबको समझ में आया कि नहीं? 35 नहीं 25 होगा, एक बार भावना चेक कर लीजिएगा। और आप लोग आंसर लिख रहे हैं थामेश, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए किरण करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसका उत्तर जल्दी से मुझे आपकी तरफ चाहिए। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर लिखते जाइएगा। आप अपने सही जवाब देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले, क्योंकि कई बार रिस्पॉन्स लेट से आता है, पता नहीं चलता है। ठीक है,
और अगर कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो कि मैं कहीं और हूं, तो ऐसा नहीं है, मैं इसी प्लेटफॉर्म पे, राजपूत ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे, रेला पे ही यहीं पर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेक्ट है कृष्णा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या होगा। क्या किसी को कोई डाउट है, क्या वेन डायग्राम से बना सकते हैं? क्या लिखा हुआ है इस प्रश्न में, क्या समझाने की जरूरत है? चलो देख लेते हैं एक बार। तो यहां पर इस प्रश्न में लिखा गया है, एक शहर में 885 लोग, 840 लोग रहते हैं, जिसमें से 450 लोग जो है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 300 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और 200 लोग ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु रीड नाइदर, जो दोनों नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों की संख्या ज्ञात करनी है। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न जैसा अभी हमने किया था, वेन डायग्राम से बनाना सबसे बढ़िया रहेगा। बीच में सबसे पहले यहां पर आ गया 200 का काउंट, वो जो दोनों पढ़ते हैं, ये हो गए हिंदी वाले, ये हो गए इंग्लिश वाले। अब भाई सिर्फ हिंदी वाले कितने हैं? तो देखिए यहां पर 450 हिंदी वाले हैं, तो उसमें से 200 घटा दो तो 250 सिर्फ हिंदी वाले हो गए। इंग्लिश वाले कुल मिला के 300 हैं, जिसमें से 200 घटा दो तो 100 हो जाएंगे सिर्फ इंग्लिश वाले। और कुल जो संख्या है वो 850 840 की है। तो आप क्या करो, आप इन सबको जोड़ दो, आप इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ने पे कितना मिलेगा? ये हो गया 450, 550, 840। 840 में से इस वाले काउंट को माइनस कर दो, 550 को घटा दो, कितना बचेगा जल्दी बताओ, और वही हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो कितना आ रहा है इसका? 290, बिल्कुल करेक्ट। इसका सही जवाब है 290, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मेरे ख्याल से सबका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न सामने आपके है। A survey shows that 63% of people watch a news channel, whereas 76% watch another news channel. X% of people watch both the channels. एक सर्वे में यह पाया गया कि 63% लोग जो है एक किसी समाचार चैनल को देखते हैं, 76% लोग जो है किसी अन्य समाचार चैनल को किसी अन्य चैनल को देखते हैं। X% लोग जो है वो दोनों चैनल्स को देखते हैं। तो यहां पर X का मान इनमें से क्या होगा, सही उत्तर आपको बताना है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। चलो जल्दी से बताओ इसका सही जवाब क्या होगा और कैसे निकलेगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो अगर आपको सही उत्तर पता है तो बताओ और सॉल्व करके चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अगर बता रहे गीतांजलि तो वो इनकरेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले तो यहां पर ये समझ लो कि भाई ये वाला जो सेट थ्योरी का कंसेप्ट है ना, ए नंबर ऑफ पर्सन इन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इन दोनों के समुच्चयों के यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, अवयवों की संख्या होगी, वो कितनी होगी? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगी। यहां पर ये सारे मान प्रतिशत में दिए गए हैं। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको प्रतिशत में न लेके नंबर्स के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर 63% वो लोग जो है वो पहला चैनल देखते हैं। तो मैं एक चीज ये मान लेता हूं कि ये वाला मान जो हो गया वो 63 हो गया। 76% वो लोग हैं जो दूसरा वाला चैनल देखते, तो एन ऑफ बी का मान मैं ले लेता हूं यहां पर 76, और x% जो है वो दोनों देखते हैं, तो माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स। ये किसका मान हो गया? एन ऑफ ए यूनियन बी का। एन ऑफ ए यूनियन बी जो दोनों में से कोई ना कोई एक चैनल देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप एन ऑफ ए यूनियन बी का मान यदि निकालते हो, एन ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालते हो, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? देखो 6 और 3 ये हो गया 9, और 7 और 6 कितना हो गया? 13, 139 माइनस एक्स। तो यहां पर एन ऑफ ए यूनियन बी का मान कितना आ जाएगा? 139 माइनस एक्स। अब यहां पर ध्यान देना है कंसेप्ट, ये जो इन दोनों का यूनियन होगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का जो मान होगा, ये मान जो होगा ना, ये सबसे बड़ी वाली संख्या, मतलब कि यहां पर क्या लिखा है? 76% से तो अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि इनका यूनियन या तो 76 होगा या 76 से ज्यादा होगा, यही हो सकता है। और इसका मान 100% से क्या होगा? कम होगा, क्योंकि 100 या 100% के बराबर या फिर उससे कम होगा। तो यदि मैं यहां पर इसका मान इस जगह से रख दूं, देखो इसका मान इस जगह से रख दूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 139 माइनस एक्स,
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर 76, लेस देन और इक्वल्स टू कितना आ गया 100। अब आपको किसका मान चाहिए? 100 का मान चाहिए। 100 का मान निकालने के लिए ये वाले 139 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। 139 को हटाने के लिए पूरी तरफ 139 को घटा दो, तो यहाँ पर कर दिया -139, यहाँ भी कर दिया -139, यहाँ पर भी कर दिया -139। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पर से तो बीच में तो बचा -x, बीच में बचा -x, इधर पे कितना हो जाएगा? -39 हो जाएगा। इसमें से यदि इसको घटाओगे तो देखो कितना होगा? -39 और इधर पे हो गया -24, 24 और 39 मतलब कितना आ जाएगा ये? 60 और 63, ये हो जाएगा -63 हो जाएगा। समझ में? मतलब -x का मान इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए इस पूरी असमीका को, इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 से। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी का सिंबल जो है वो पलट जाता है। ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है कि अगर कभी भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उस स्थिति में इनइक्वालिटी मतलब असमीका का जो चिन्ह है वो पलट जाता है। तो यहां पर x का मान 39 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, 63 से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, मतलब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। एक बार चेक कर लो, क्या ये क्लियर है? यस, डायरेक्ट, ओके, ऑप्शन सी एक बार चेक कर लो। लक्ष्मी एक बार चेक कर लेना। ओके, किसी को कोई डाउट फिफ्थ में तो पूछ लो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए थ्योरी का जो क्वेश्चंस जो है मैंने बहुत सारे करवाने वाला हूं आज, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में है आप लोगों के पास। अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उसका कंसेप्ट मैं बता दूंगा। सारी प्रॉपर्टीज, सारी चीजें ऑलरेडी एक बार मैंने पढ़ाया है इसमें। यामिनी आप जो पूछ रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी मैंने सारे कंसेप्ट पूरे बता चुके हैं चैप्टर वाइज में, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल होगा, तो आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे और मैं लूंगा, जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में कंसेप्ट भी बताते चलूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सेट ए एंड सेट बी आर डिफाइंड एज। तो यहां पर दो समुच्चय है, समुच्चय ए जिसमें देखो समुच्चय ए जो है ये ऑर्डर्ड पेयर का समुच्चय है, x, y, ये पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं। यहां पर ये दिया गया है कि y का जो मान है वो 1/x के बराबर है, और x क्या है? एक रियल नंबर है। वही समुच्चय b जो है उसमें x, y इसके अवयव है, और यहां पर y का मान जो है वो -x के बराबर है। तो आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्थिति सही होगी? क्या a इंटरसेक्शन b a के बराबर होगा? क्या a इंटरसेक्शन b के बराबर होगा? क्या होगा? इनमें से आपको पता लगाना है। तो ध्यान से देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो यहां पर पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि भाई x और y के बीच में क्या संबंध है। तो इस स्थिति में y का मान जो है वो 1/x के बराबर है। इस स्थिति में क्या है? तो इस स्थिति में y का मान जो है वो -x के बराबर है। अब चलिए देखते हैं, अगर मुझे इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है a और b के बीच में, तो हम एक काम करते हैं, यहां पर x और y के बीच में संबंध निकालते हैं। तो y का मान चूंकि -x दिया गया है, y के इस मान को यहां पर डाल देता हूं, तो -x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -x² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, जिससे x² का जो मान है वो -1 मिलेगा। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा? √/-1। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया, रूट के अंदर नेगेटिव आया मतलब इमेजिनरी हो गया। इसका मतलब कुल मिला के x का जो मान आपको मिल रहा है वो वास्तविक संख्या नहीं मिल रही है। x का मान कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो मतलब a और b दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, या दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की ये परिभाषाएं एक साथ नहीं आ रही। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b जो है वो एक नल सेट होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए। ये अभी जो हमने किया ये क्वेश्चन नंबर 6 था। एक बार चेक कर लो सभी को क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 6। ओके प्रवीण, आपका आंसर मुझे समझ में नहीं आया, क्या लिखना चाह रहे थे? बाकी लोगों का तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न सामने आपको दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट है
और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका मान किसके इक्वल होगा आपको बताना है। देखो एकदम सिंपल, वेन डायग्राम से देखो या फिर डायरेक्टली सोच करके बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो। देखो बाकी लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक यामिनी का एक डाउट है मैं क्लियर कर देता हूं। देखो ऑलरेडी 70-80 घंटे की रिकॉर्डिंग है, जिसमें अभी मैंने इसी जो परीक्षा उसके लिए लिया था रिसेंटली 2025 की ही है शायद तक, 24 या 25 की, जिसमें मैंने सारे यूनिट को चैप्टर वाइज उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मूले, नोट पॉइंट, सारा कंसेप्ट उसमें एक्सप्लेन किया, थ्योरेटिकल पार्ट, और उसके बाद उसमें क्वेश्चन भी करवाए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप क्या करो, आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस से ना वो 4-5 यूनिट को उठाओ, उसको प्रैक्टिस कर लो, और फिर उसके बाद इसकी लाइव क्लासेस भी प्रैक्टिस कर लो। ये लाइव क्लास नहीं, मैं इसको लाइव टेस्ट बोलना चाहूंगा, प्रेफर करूंगा, क्योंकि अगर आप एक हफ्ते या 5 दिन उन टॉपिक्स को रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, अगर आपने इस कोर्स को अभी अभी लिया है, तो आप रिकॉर्डिंग में वो कोर्सेज को उतने चैप्टर कर लो, आपको शेड्यूल मिल चुका है, और फिर लाइव क्लास में प्रैक्टिस करो साथ में, तो मजा आ जाएगा आप लोगों को वो। ठीक है, तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। मेरे ख्याल से यामिनी आपको क्लियर हो गया होगा जो आपका डाउट है आप पूछ रहे हो। ठीक है, बाकी और कुछ डाउट है तो आप लोग सीधा फोन कर सकते हो, रेला के प्लेटफॉर्म पे कॉल, जो टोल फ्री नंबर है उस पर बात कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे लोगों ने इसका डायरेक्ट आंसर दे दिया है, तो चलो देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहां पर लिखा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का मान क्या होगा। तो यहां पर सुन लो, अगर मान लो ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है भाई, ए यूनियन बी ये होता है। देखो ए यूनियन बी ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये बोल रहा है कि ए यूनियन बी निकालने के बाद, इसको निकालने के बाद इसका इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ, ए के साथ। तो ए कौन सा है, ए ये वाला है, ए ये वाला है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्टली एज अ प्रॉपर्टी कई जगह पे पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन डी नहीं होगा, एक बार चेक कर लेना उसको प्रीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। सबको क्लियर, प्रीति डाउट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पिछले वाला 7 था, ये वाला आ गया क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसका सही उत्तर बताना, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर लिखा है, इफ x एंड y आर टू सेट्स, x और y दो समुच्चय है, x डैश क्या दर्शाता है, पूरक को बताता है, पूरक समुच्चय को बताता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट x बताता है, x इंटरसेक्शन x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मान इनमें से क्या होगा आपको बताना है। x इंटरसेक्शन x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट का मान। चलिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं, उसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तब तक मैं वेन डायग्राम एक बार बनाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं ये हो गया x, मान लेते हैं ये हो गया y, और ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट जिसको मैं u मान लेता हूं। तो यहां पर क्या लिखा है, मैं वेन डायग्राम से बनाना ज्यादा प्रेफर करता हूं, आप चाहो तो उसको अल्जेब्रिक वे में भी बना सकते हो। x यूनियन y, तो ये देखो ये दोनों गोले के अंदर मिला के जो पूरा दिख रहा है ना, वो x यूनियन y है, लेकिन यहां पर उसका पूरक बना हुआ है, उसका कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट कहां पर होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब x यूनियन y के बाहर वाला। तो ये जो मैं नीले कलर का जो रंग कर रहा हूं, ये बताता है, ये दर्शाता है, किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट, उसका पूरक। समझ गए कि नहीं। और इसका इंटरसेक्शन लेना है, किसके साथ लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको x के साथ। तो x कौन सा हो गया भाई, x हो गया ये वाला, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ लो। तो नीला वाला और ये गुलाबी वाला, दोनों के बीच में कोई कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन जो आता है वाला रीजन, तो दोनों के बीच में नीले में गुलाबी में कोई कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा, नल सेट होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, लगभग सभी ने करेक्ट आंसर कर दिया है। प्रकाश एक बार चेक करना आपका आंसर। ठीक है, बाकी तो सबका आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो ये अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूं, भले ही यहां क्वेश्चन नंबर 1 लिखा गया है। ये प्रश्न 2019 की परीक्षा वाला प्रश्न है। हालांकि मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस में इसको कवर अप किया है, बट मैं दोबारा से इसको ले रहा हूं जस्ट बिकॉज हम उस फ्लो में हैं, तो एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहां पर देखो क्या दिया गया है, एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है U, एक सेट दिया गया है A, एक सेट दिया गया है B। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट आपको बोल रहा है इनमें से क्या होगा। ध्यान से समझना, सबसे पहले तो ये वाला इसको पहले मैं हटाता हूं, थोड़ा सा जगह बनाता हूं। देखो जो पहली बार इस प्रश्न को कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप यहां पर इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व होगा, बीच का टर्म तोड़ते हैं, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहां से x निकला, ये हो गया x माइनस 3, यहां से माइनस 2 निकला, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो कुल मिला के दो फैक्टर बना, x माइनस 3 x माइनस 2, दोनों को इक्वल टू 0 किया, x का एक मान मिला 2, दूसरा मान मिला 3, मतलब कि सेट A के दो अवयव मिल गए, एक 2 हो गया, दूसरा 3 हो गया। उसी प्रकार से दूसरा वाला जो सेट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको भी तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो मेरे ख्याल से फटाफट सब कर ही लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ होगा तो पूछ लेना, ठीक है। -1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के दो फैक्टर बना, x माइनस 2 x माइनस 1, दोनों को 0 के बराबर किया, x के दो मान मिले, एक 2 मिला एक 1 मिला। इसका मतलब कुल मिला के सेट B के जो अवयव होंगे या तो वो 1 होगा या तो वो 2 होगा, मतलब दो एलिमेंट आ गए कुल मिला के। अब दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं यहां पर, ये जो यूनिवर्सल सेट है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी घात 5 है, तो मतलब x के 5 अवयव मिलने चाहिए कुल मिला के, कायदे से तो उतना ही मिलना चाहिए। तो यहां पर x की घात 5 में से अगर देखा जाए सबसे छोटी घात 2 है, तो मतलब एक्स स्क्वायर में कॉमन निकालता हूं, यहां पर क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। इसको इक्वल टू 0 किया। देखो पहला तो ये एक्स स्क्वायर एक फैक्टर हो गया, दूसरा अंदर वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं, शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूं, सुनो देखो यहां पर ना आपको इसको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म तोड़ के कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना तो एक और तरीका समझो। कुल मिला के यहां पर 3 फैक्टर मिलेंगे, कुल मिला के यहां पर x के 3 मान मिलेंगे। 3 मान क्यों मिलेंगे, क्योंकि x की घात 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो देखो ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसके जो 3 मान मिलेंगे, यहां से देखो 2 मान तो यहां से मिलेंगे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का मान इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x का एक मान यहां पर आ गया 0, तो ये यहां से एक 0 गया, यहां से और 3 मान मिलेंगे। वो क्या मिलेंगे, या तो पूरा का पूरा सॉल्व करो या तो स्मार्ट तरीका लगाओ। स्मार्ट तरीका क्या, यूनिवर्सल है तो a के भी मान इसके होंगे, तो यहां पर 2 डाल के देख लो, 2 डालोगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 की घात 3 8 हो गया, माइनस 2 दूनी 4, 4 छक्के कितना हो गया 24 हो गया, प्लस 11 दूनी 22 हो गया और ऋण 6, तो ये देखो माइनस 30 और प्लस 30, मतलब कि एक इसका मान आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा x माइनस 2 आएगा, जिससे x का मान 2 बनेगा। दूसरा अगर 1 डालोगे तो देखो 0 हो रहा है क्या, 1 डालोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया -6, ये हो गया 11, ये हो गया -6, मतलब प्लस 12 ऋण 12, मतलब ये भी आएगा, x माइनस 1 भी आएगा। तीसरा कौन सा हो सकता है, 3 हो सकता है, तो 3 डाल के भी देख लेना, तब भी 0 आएगा। मतलब कुल मिला के यूनिवर्सल सेट के जो अवयव आपको मिलेंगे, आपने बिना सॉल्व किए सीधे सीधे निकाल लिए इसको चेक करके, तो एक आ जाएगा 0, 0 चूंकि 2 बार आएगा एक्स स्क्वायर इसलिए, बाकी मान क्या आएंगे 1 2 और 3, ये मान आएंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट के अवयव हो गए, सेट ए और बी के अवयव हमने निकाल लिए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन क्या है, तो दोनों का कॉमन 2 है, 2 का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। 2 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट को हटा देते हैं जो उसके अंदर आ रहे हैं, जैसे यहां पर 2 आ रहा है तो इसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो 2 को हटा दो, 2 को हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, बचेगा 0 1 और 3, इसका मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक बार चेक कर लो, ठीक है, क्लियर। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। राजकुमार एक बार चेक करना आपके आंसर्स को, ठीक है। तो यहां पर ना आपको कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाना है, टाइम एकदम बचा बचा के चलना है। जैसे मैंने बताया ना शॉर्टकट ट्रिक, भाई यूनिवर्सल है तो ए के एलिमेंट उसके अंदर आएंगे, बी के भी उसके अंदर आएंगे, 1 2 3 तो 3 तो मिल ही गया, और बाकी 2 देखो एक्स स्क्वायर इस वजह से आ गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न भी भाई
परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। 2023 शिक्षक भर्ती परीक्षा छत्तीसगढ़ की जो हुई थी उसमें ये सवाल पूछा गया था। उस परीक्षा के समय भी मैंने पढ़ाया था और इस तरह के मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, जो अगर किसी ने उसको अटेंड किया होगा तो याद होगा। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर आपको दिया गया है ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, दो ऐसे समुच्चय हैं जो नॉन एम्प्टी है, ठीक है। एंड फाई इज एम्प्टी सेट, फाई यहां पर रिक्त समुच्चय को दर्शा रहा है। अब ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। अगर ऐसा बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, किसी भी दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन नल सेट बन रहा है, रिक्त समुच्चय बन रहा है, इसका मतलब या तो ए रिक्त समुच्चय होगा या बी रिक्त समुच्चय होगा। क्या ये सही है? क्या ये सही है? पूछ रहा है कौन सा इसमें से सही, क्या ये वाला सही होगा? तो उसका जवाब है गलत। क्यों नहीं होगा? मान लेते ए का मान है 1 2, बी का मान है 3,4। तो इस स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? ये एक नल सेट होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, नल सेट हो गया। तो इस स्थिति में क्या ये बोलना सही है कि ए नल सेट है या बी नल सेट है? तो ये बोलना गलत है, इसका ये कंक्लूजन नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आएगा तो जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक नल सेट हो सकता है दोनों नल सेट ना हो, जैसा इस एग्जांपल में दिख रहा है। मतलब ऑप्शन ए तो कट गया। फिर दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? यदि ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है, तो मैं इसको इस तरीके से बताता हूं। मान लेते हैं ये बी हो गया और मान लेते हैं ये ए हो गया। ए यदि बी का सबसेट है तो ए के सारे अवयव बी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी। अब देखो इसका मतलब समझना, ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के अवयवों को हटा दो। अब भाई ये ए तो छोटा सा है, उसके अंदर है। यदि ए में से सारे बी के अवयवों को हटा देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मतलब ए माइनस बी जो है वो खुद क्या हो जाएगा? एक नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। समझ गए ना? ए माइनस बी मतलब ए से बी के अवयवों को हटा दो, हटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है? नल सेट मिल रहा है। ए इंटरसेक्शन नल सेट क्या होता है? नल सेट होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ना। नल सेट का किसी से भी इंटरसेक्शन लो, आपको क्या मिलेगा? नल सेट मिलेगा। कंफ्यूजन है? एग्जाम्पल ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल। ए को ले लो 1, बी को ले लो 1,2। ऐसा एग्जाम्पल कि जिसमें ए बी का सबसेट हो जाए। अब अगर ए माइनस बी निकालोगे, ए में से उन अवयवों को हटाओगे जो बी के अंदर आ रहे हैं, तो 1 में से ये 1 हट गया तो क्या बचेगा भाई? नल सेट बचेगा, नल सेट। और नल सेट का इसका इंटरसेक्शन ले लो, नल सेट आया। मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। आगे भी देख लेते हैं और क्या क्या है। देखो, क्या इस चीज को हम ये लिखना सही है? अगर यहां सेट के अंदर 0 लिखा है तो क्या इसे नल सेट बोलेंगे? इसका जवाब है गलत। भाई ये नल सेट नहीं है, इसके अंदर एक अवयव है, उस अवयव का मान 0 है, उस एलिमेंट की वैल्यू 0 है, लेकिन ये नल सेट नहीं कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना। ऑप्शन डी गलत है। उसके बाद बोल रहा है यदि ए यूनियन बी का मान, यदि ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का उपसमुच्चय है, तो बी यूनियन ए का मान ए के बराबर होगा। क्या ये बोलना सही होगा? तो देखो यही वाला पार्ट हो गया। ये देखो बी हो गया, ये ए हो गया। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन लेता हूं मतलब मिला देता हूं दोनों को। ये देखो ये ए हो गया और इसमें बी को मिला देता हूं। ये बी को मिला दिया, ए और बी दोनों को मिला दिया। अभी इंटरसेक्शन नहीं ले रहे, यूनियन ले रहे, दोनों को मिला दे रहे। मिलाएंगे तो किसके बराबर आएगा? ये बी के बराबर। यहां क्या लिखा है? ए लिखा है, तो ये भी गलत होगा। यदि यहां बी लिखा होता तो ये सही होता। क्लियर हो गया ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एलिमेंट, ओके चलिए ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन डी किसी ने लिखा था भाई, डी तो नहीं होगा। प्रकाश जी एक बार देख लीजिए। ओके, चलिए मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कौन सा नंबर कहते हैं? 9वां यहां पर हमने किया, ये आ गया 10वां। और अब हम आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना, ये IIT JEE की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और उस तरह के प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है ए बी और सी, ये 3 सेट्स है और इस प्रकार से कि यदि मान लो ऐसा दे दिया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये आपको दे दिया है। और क्या दिया है? और आपको दिया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। तो इसको एग्जांपल लेके कर सकते हो, लेकिन कई बार वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर्टी वगैरह लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के भी कर सकते हो। चलो देखो, अगर प्रॉपर्टी लगा के करते हैं तो कैसे होगा समझना। इसमें बोल रहा है इनमें से कौन सा मान सही होगा। तो ये जो आपको दिया गया है ना, ये 2009 की JEE की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है मेरे ख्याल से। तो दोनों तरफ एक काम करते हैं, पहले यहाँ बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। बी का यदि इंटरसेक्शन लेता हूं तो ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अभी मैं लॉ बता रहा हूं, पढ़ा चुका हूं पूरा, एक बार बताते चल रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, ये इधर पे जाएगा, ये इधर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। या तो इसको चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली करके इसको सीधे सीधे बी लिख सकते हो। कैसे बी लिख सकते हो देखो समझना, यहां पर बी है इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, भाई ए यूनियन बी को मिला दो, फिर बी से इंटरसेक्शन ले लो, तो कुल मिला के किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा, है ना। इसको वेन डायग्राम से समझ लेना, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये दोनों का हो गया यूनियन, ये दोनों का हो गया यूनियन। अब इस यूनियन का बी से इंटरसेक्शन ले लो, बी से कॉमन ले लो, तो बी से क्या कॉमन आएगा, बी से कॉमन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ बी आएगा, मतलब कुल मिला के ये बी हो गया। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में यहां लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, ये ऐसा होता है ना, बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, फिर यूनियन आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। देखो तो ये हमें बी का मान मिल गया, समझ में आया ये चीज, ये हो गया बी का मान, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब जैसे हमने यहां पर दोनों तरफ बी का इंटरसेक्शन लिया, अब दोनों तरफ सी का इंटरसेक्शन लेते हैं। सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा सी इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, राइट साइड में भी क्या हो जाएगा, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इस प्रकार से ए यूनियन सी, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब जैसा यहां पर देखो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को सीधे सीधे बी लिख दिया था, देख रहे हो ना ये चीज, वैसे ही सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी जो भी आएगा सी से दोबारा इंटरसेक्शन लोगे तो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। यहां लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा तो क्या बनेगा, ये सी इंटरसेक्शन ए बन जाएगा। फिर ये आ गया यूनियन का सिंबल, फिर क्या आ जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी बन जाएगा, सी इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, ये ए इंटरसेक्शन सी, ये बी इंटरसेक्शन सी, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों क्या है, सेम है, तो मैं इसकी जगह भी बी इंटरसेक्शन ए लिख सकता हूं ना, ये आ गया बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं, ये इसका मान किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया। इसको ले लेते इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये देखो इक्वेशन 1 में ये वाला मान और ये वाला मान दोनों मान सेम है, ये बी का मान है, ये सी का मान है, तो इसका मतलब बी और सी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। एक बार चेक कर लेना, किसी को कोई डाउट है तो पूछना। 11th का बी, यस करेक्ट, करेक्ट। ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी है, अगर आप इसको याद रखो तो अच्छा रहेगा, सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, ये वाला जो प्रश्न आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11 12 13 होगा क्या, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 11 था, ये 12 होगा, क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसको जल्दी से इसका उत्तर बताओ, ये भी IIT JEE की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्या होगा इसका सही उत्तर, देख के बताओ। तो अच्छा, इसका हिंदी अनुवाद हमारे पास नहीं है उपलब्ध, मैं आपको समझा देता हूं इस प्रश्न को क्या लिखा गया है। इस प्रश्न में एक समुच्चय S है जिसके अवयव x है, यहां पर x एक वास्तविक संख्या मतलब कि रियल नंबर है और x का मान 0 या फिर उससे बड़ा है, और आपको यह भी दिया गया है, यहां पर देखो ये मॉड है ना, ऐसा कुछ लिखा 2 मॉड, मॉड मॉड्यूलस फंक्शन है रूट एक्स और यहां पर लिखा है -3, फिर उसके बाद लिखा है प्लस रूट एक्स, ये हो गया रूट एक्स, फिर यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखा है रूट एक्स माइनस 6 और ये हो गया +6 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, इज इक्वल टू 0। अब आपको बोल रहा है कि ये जो समुच्चय S है इसमें अवयवों की संख्या कितनी होंगी, मतलब S में अवयवों की संख्या कितनी होंगी, भाई उतनी ही होंगी जितने इसके सॉल्यूशन निकलेंगे, जितने इसके हल निकलेंगे उतने अवयवों की संख्या होगी। तो क्या एक हल निकलेगा, वो हल वास्तविक संख्या होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। क्या एक होगा, दो होगा, तीन होगा, या फिर ये एक रिक्त समुच्चय होगा, कोई हल नहीं निकल सकता। तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 12, IIT JEE की 2023 या 22 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो इस लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूं आप लोगों का, मेरे ख्याल से प्रश्न समझ में आ गया होगा सभी को। किसी का आंसर नहीं आ रहा है क्या, बताओ।
चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें ना इस पूरे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए एक काम करते हैं, हम ये रूट एक्स जो है उसके हम y से बदल देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 2 मॉड y माइनस 3, आसान बनाने के लिए, प्लस ये क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा y माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो भाई यहां पर मॉड आ गया, मॉड जब भी आता है तो हटेगा तो एक बार या तो प्लस लिया जाता है या फिर माइनस लिया जाता है, एक बार प्लस लिया जाता है या फिर माइनस लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी बोल रहे हैं, नहीं ऑप्शन डी तो सही नहीं है। चलो देखते हैं, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, यदि प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 प्लस वाई इंटू वाई माइनस 6 प्लस 6, ऐसा हो जाएगा। अच्छा इसको ना रुको थोड़ा सा और इसको वो करता हूँ, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं, पहले यहीं पर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 मॉड y माइनस 3, ये क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर ना मैं ये काम करता हूं कि भाई मॉड को एक बार प्लस लेता हूं और एक बार क्या लेता हूं माइनस, दो स्थिति बनेगी, दो स्थिति बनेगी। एक बार मॉड y माइनस 3 को मैं मॉड y माइनस 3 को सिर्फ y माइनस 3 लिखूंगा, एक बार मॉड y माइनस 3 को मैं माइनस ऑफ y माइनस 3 लिखूंगा। दोनों ही स्थितियों में देखना क्या क्या चीजें होंगी। जब ये लूंगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरी स्थिति जब मैं ये लूंगा तो क्या होगा 2 इधर पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ y माइनस 3, क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2y माइनस 6 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पर देखो ये माइनस 6 प्लस 6 कट जाएगा, क्या बचेगा वाई स्क्वायर, और यहां पर क्या हो ये माइनस 6y प्लस 2y, मतलब ये बन गया माइनस 4y इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहां से क्या कॉमन निकलेगा, यहां से y कॉमन निकलेगा, y माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0, जिससे y के दो मान मिलेंगे, एक मिलेगा y का मान 0 और दूसरा मिलेगा y का मान 4। तो ये y के दो मान आए। अब y का मान, y क्या है भाई, y है रूट x, तो एक बार हम रूट एक्स इक्वल टू 0 करेंगे जिससे हमें x का मान 0 मिलेगा, एक बार रूट एक्स इज इक्वल टू 4 करेंगे जिससे हमें x का मान 16 मिलेगा। समझ में आ गया ये चीज, x के दो मान यहां से मिल गए, मतलब यहां पर दो तो आएगा, दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस 2y प्लस 6 हो जाएगा, इधर पे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6y मतलब माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो ये किस में टूटेगा, क्या किसी में टूटेगा, माइनस 6y 6 दूनी 12, हाँ टूट जाएगा ना, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से कॉमन निकलेगा y, ये बन जाएगा y माइनस 6, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा माइनस 2, ये भी बन जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कुल मिला के y के दो मान मिलेंगे, एक मिलेगा 6 और दूसरा मिलेगा 2। अब भाई y नहीं, हमें x के मान चाहिए, तो अगर मैं y इक्वल टू 6 लेता हूं, मतलब रूट एक्स इज इक्वल टू 6 हो गया, तो x का मान कितना आ गया 36, और एक बार y इज इक्वल टू 2 लेता हूं, मतलब रूट एक्स इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x का दूसरा मान क्या मिल गया हमें, x का दूसरा मान हमें मिल गया यहाँ पर 4। तो अब मुझे बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर क्या होगा। मुझे जितने उत्तर दिख रहे हैं, एक में डी, एक में सी, एक में बी, और बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगा ये, एक बार बताओ तो समझ में आया कि नहीं आया। अभी भी सही उत्तर देने में गलती मत हो, ये ध्यान में रखना। अभी देखने को तो ऐसा लग रहा है x के कुल मिला के हमें 4 मान मिल रहे हैं, देखो ये 4 मान दिख रहे हैं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। अब क्यों एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स वो समझना, क्योंकि यहां पर दो परिस्थिति होगी, या तो इसका मान शून्य से, या तो इसका मान पॉजिटिव लिया जाएगा या फिर इसका मान नेगेटिव लिया जाएगा, दोनों ही मान एक साथ नहीं हो सकते। मतलब ये जो मॉड एक्स, ये जो आपको मान दिख रहा है मॉड का, या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर उसका मान नेगेटिव होगा, दोनों ही स्थितियां नहीं हो सकती। ये दोनों स्थितियां नहीं हो सकती, मतलब या तो उसके ये वाले दोनों मान होंगे या फिर ये वाले दोनों मान होंगे, मतलब कुल मिला के
आपके जो एलिमेंट्स है, जो s के अवयव है, या तो आप इन दोनों को ले सकते हो, यदि ये दोनों अवयव हैं, या तो 0,16 उसके एलिमेंट है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका मान उस स्थिति में क्या ले रहे हो आप? पॉजिटिव ले रहे हो, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपको दिख रहा होगा भले सी जैसा, हमें 4 वैल्यू जरूर मिली है, लेकिन उसमें चारों वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी, या तो ये दो वैल्यू पॉसिबल होगी या फिर ये दो वैल्यू पॉसिबल होंगी। क्या ये समझ में आया? तो ये काफी ट्रिकी और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, कुछ डाउट है तो पूछ लो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न सामने आपको दिख रहा है। अब हम सेट से थोड़ा आगे बढ़ते हुए रिलेशंस और फंक्शंस, मतलब कि संबंध और फलन, इस टॉपिक के प्रश्नों को देखते हैं। तो स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स का मान दिया गया है, एफ ऑफ एक्स का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? एफ ऑफ एक्स का मान एक्स की घात 3 ऋण ऋण 1/x3, ये हो गया एफ ऑफ एक्स का मान। और आपको यहां पर एफ ऑफ एक्स धन एफ ऑफ 1/x 1/x इसका मान ज्ञात करना है। तो भाई देखो सिंपल एकदम, एफ ऑफ एक्स हो गया। अगर आपको एफ ऑफ 1/x चाहिए तो जो x है उसको हटा के उसकी जगह पे 1/x लिख दो। तो 1/x का क्यूब माइनस 1 इस x की जगह पे भी क्या लिख दो? 1/x का क्यूब लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा? 1/x क्यूब हो जाएगा। माइनस जब इसको करोगे तो 1/1 तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, क्या क्या बन जाएगा? x का क्यूब बन जाएगा। तो एफ ऑफ 1/x का मान ये मिला, एफ ऑफ 1/x का मान ये, एफ ऑफ एक्स का मान तो सीधा क्वेश्चन में ही दिया, ये दिया एफ ऑफ एक्स का मान। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? तो जोड़ने पे ये और ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये दोनों कट जाएंगे, तो कुल मिला के क्या बचेगा? 0। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। एक बार चेक करो, कंफर्म करो, हो गया तो बता दो। ये कौन से नंबर के क्वेश्चन में आए भाई हम लोग? क्वेश्चन नंबर 13, यस करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझ लो, जो भी समझ लो, इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या है देखो, n ऑफ a इज इक्वल टू m, मतलब कि सेट a समुच्चय a में अवयवों की संख्या m है। n ऑफ b इज इक्वल टू n, समुच्चय b में अवयवों की संख्या n है। ए से बी में परिभाषित किए जा सकने वाले कुल अरिक्त संबंधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो ध्यान से सुनना और समझना। यदि मान लो मेरे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, जिसके एलिमेंट ए बी 1 2 3 है। सेट बी है जिसके एलिमेंट है ए कॉमा बी, मान लेते हैं ये। अब ए क्रॉस बी, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल कहते हैं। तो इनका जो कार्तीय गुणनफल होगा उसके अवयव क्या होंगे? तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर जिसको क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं, भूल गया मैं उसको, क्रम युग्म ऐसा कुछ बोलते हैं। 1a फिर क्या आ जाएगा 1b, फिर क्या आ जाएगा 2a, फिर क्या आ जाएगा 2b, फिर क्या आ जाएगा 3a, फिर क्या आ जाएगा 3b। तो कुल मिला के कितने अवयव मिल गए हमें? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अवयवों की संख्या 3 थी, इसमें अवयवों की संख्या 2 थी। तो a क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 गुणा 3 मतलब कि कितना आ गया? 6 आ गया। ध्यान से सुनना, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? इन दोनों का गुणनफल। इसमें यदि m होते, इसमें यदि n होते, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते? ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते m गुणा n, m इंटू n इतने। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है? यहां पर ए क्रॉस बी में नहीं पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है कितने संबंध बन सकते हैं, और वो भी अरिक्त संबंध। तो यहां पर ध्यान देना, आपको ये रिलेशन का ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आर इज अ सबसेट
और सेट, या सेट भी बोल सकते हैं, सेट और सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो भाई इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? तो भाई इसमें अगर कुल मिला के m गुणा n इतने अवयव हैं, तो इसमें सबसेट कितने बन सकते हैं? 2 की घात m गुणा n, इतने सबसेट बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इतने सबसेट बन सकते हैं। लेकिन इन सारे सबसेट में एक ऐसा भी सबसेट होगा जो रिक्त सबसेट होगा, रिक्त उपसमुच्चय होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसको हटाना पड़ेगा इसमें से। उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर -1 हो जाएगा। -1 होगा तो इतने कुल मिला के नॉन एम्प्टी सबसेट बन सकते हैं। अब देखो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। दूसरा तरीका देखो, ये जो एग्जांपल लिया था ना, एग्जांपल लिया था, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट है? टोटल 6। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके? 2 की पावर 6। लेकिन नॉन एम्प्टी अगर बोलेगा तो एक घटा दो उसमें से एक एम्प्टी वाला भी सबसेट होता है ना। तो ये होगा इसका सही जवाब। 14 का करेक्ट आंसर होगा डी। और ये डायरेक्टली कई जगह पे पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्या लिखना चाह रहे हो प्रवीण? मैं समझ नहीं पाया। एलसीएम 6। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। तो हाँ, यहां पर देखो एक प्रश्न जो आता है ना ये वाले फलन पे आधारित, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। और ये फलन जो है ना ये बहुत फेवरेट होता है एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले लोगों का। इस पे आधारित प्रश्न आपको बहुत जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इसका कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। 2.99 यदि ऐसा है तो इसके महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होगा? यहां पर यदि इसके अंदर में 2.99 लिखा है तो इसका आंसर होगा 2। यदि यहां पर लिखा है 3.01 तो इसका आंसर होगा 3। यदि यहां पर लिखा हुआ है 4 तो इसका आंसर होगा 4। तो क्या किया जाता है? महत्तम पूर्णांक फलन का मान कैसे निकाला जाता है? तो यहां पर जो भी नंबर दिया गया है उसके पहले आने वाले पूर्णांक को हम ले लेते हैं। 2.99 तो इसके पहले कौन सा पूर्णांक है? 2। 3.01 कौन सा पूर्णांक है? 3। 4 कौन सा पूर्णांक होगा? 4। समझ में? यदि नेगेटिव नंबर है -2.97 तो इसका मान क्या होगा? जल्दी बताओ इसका मान क्या होगा? -2.97। तो इसके पहले आने वाला पूर्णांक, इसके पहले आने वाला पूर्णांक नंबर लाइन में देखो, ये हो गया -2, ये हो गया -3। ये नंबर कहां पर आएगा? ये नंबर आ जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे -2.97। तो इसके पहले आने वाला पूर्णांक कौन सा होगा? 3। तो इसका जवाब होगा -3। -3 होगा तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? -3। तो ये चीज क्लियर रखना महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में कि यदि कभी भी महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया है तो उसका जो मान होगा उसमें ये जो इंटीजर, ये जो नंबर है उसके पहले वाले इंटीजर को लेना है आपको। ठीक है, चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? यहां पर देखो महत्तम पूर्णांक फलन है, अंदर में x लिखा उसका स्क्वायर -5, ये हो गया x और +x इज इक्वल टू 0। यहाँ ये भी बता दिया भाई ये महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और आपको बोल रहा है x का मान इनमें से क्या होगा, आपको ये बताना है। चलो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, कौन कौन आंसर कर रहा है। तो कई लोगों के आंसर मुझे मिल रहे हैं। कौन सा वाला बता दें भाई प्रवीण? एक मिनट यार, मैं चैट बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चंस भी बहुत सारे करवाने हैं। आप कौन सा वाला बता दीजिए बोल रहे हो? 14th वाला? 14th वाला, इसके पहले 14th ही था क्या? हाँ ये 14th ही था। हाँ ये तो 14 था। भाई देखो इसमें ना 14th वाले में अगर बाकी लोग ना एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, मैं इसका डाउट बता देता हूँ। तो भाई देखो 14th वाले में क्या है, जैसे अगर मान लो सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं? सेट ए में एलिमेंट है मान लो m। सेट बी में कितने एलिमेंट है? मान लेते हैं सेट बी में एलिमेंट है n। तो a गुणा b यदि करेंगे तो उसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो उसका जवाब है m गुणा n। ठीक है, अब यदि आप इसके उप समुच्चयों की संख्या निकाल रहे हो तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए 2 की घात m इंटू n किया जाता है। जैसे कि मान लो अगर मेरे पास एक सेट ए हो गया जिसके एलिमेंट है 1 2, ये 2 एलिमेंट है, तो उसके उप समुच्चय क्या होंगे? एक होगा 1, एक होगा 2, एक होगा 1, 2 और आखिरी होगा नल सेट जिसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। तो कुल मिला के 2 की घात 2 मतलब 4 उप समुच्चय मिले, 1 2 3 4। उसी तरीके से यदि m इंटू n इतने एलिमेंट है तो उसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? 2 की घात m गुणा n इतने। लेकिन उसमें से एक रिक्त समुच्चय भी होगा तो इस वजह से उसे घटा दिया जाएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 2 की पावर m इंटू n -1।
प्रवीण ये क्लियर, एक बार चेक कर लेना 14th। चलो मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न की तरफ। 15th, तो 15th में कई लोगों का आंसर तो मुझे मिल रहा है। शशि, थमेश, ओके, आशीष, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, तो भाई इसका मान निकालने के लिए आप क्या करो, आप सबसे पहले ना ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो लिखा है इसको y से रिप्लेस कर दो, बदल दो। तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कुल मिला के ये टूटेगा माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 में। तो यहाँ से निकलेगा y कॉमन, ये हो गया y माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y के दो मान मिलेंगे, एक मिलेगा 2, दूसरा मिलेगा 3। ये क्लियर हो गया। ये y के जो दो मान मिले हैं, अब देखो इसको y को हम बदल देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x से। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आया, दूसरा आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ गया। ये आपको दो मान मिल गए। अब ध्यान से सुनना और समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मान 2 कब कब होगा, जब यहां पर x का जो मान है वो 2 से लेके कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा। समझ रहे हो, 3 से छोटा होना चाहिए लेकिन 2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो मतलब 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। इसका मान 3 कब से कहां तक जाएगा, जब 3 से लेके x का मान 3.9999 तक होगा तब इसका मान 3 आ जाएगा। जैसे यहां पर बोल रहे हैं ना, यहां पर बोल रहे हैं 2 से लेके कहां तक इसका मान होना चाहिए, 2.9999 तक होना चाहिए। तो इसका कुल मिला के मान 2 आएगा। 3 से लेके 3.9999 तक होना चाहिए तो इसका मान 3 आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 2,4, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं करेंगे, बस इतना है। 2 से 4 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए उसका मान। तो देख लो इसका सही जवाब कौन सा आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। चेक करते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया था। डी तमेश का सही है, और मुकेश्वरी 15 का बी नहीं भाई गलत है, और सारिका 15 का बी नहीं भाई गलत है, 15 का बी तो, और ठीक है 15 का सी। और किसी ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले आंसर किया बिल्कुल सही, 89 नहीं भाई गलत है। एक बार चेक कर लेना। क्या ये सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का डी? क्वेश्चन नंबर 15 है ये, और इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। कैसे डी आया, कोई डाउट, कुछ पूछना है बता दो, मैं अभी समझा देता हूं। जैसा मैंने तरीका बताया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को y से बदल दो, y के दो मान निकालो, y के दो मान मिल गए, एक 2 मिला, एक 3 मिला। भाई हमें y नहीं चाहिए, हमें x के मान चाहिए। तो भाई इस y को बदल दो ग्रेटेस्ट इंटीजर x से। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में x के किन मानों के लिए मुझे 2 मिलेगा, जब x का मान 2 से लेके 2.9999 के बीच में है तब, और जब x का मान 3 से लेके 3.999 के बीच में है तो इसका मान 3 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब x का जो मान है वो 2 से 4 के बीच में हो सकता है। ये वाला जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट नहीं है। ये किसका ब्रैकेट है, समझ गए कि नहीं? वो रियल नंबर सबसेट ऑफ आर, मतलब ऐसा वाला समझ लो। इधर ये हो गया भाई 2, ये हो गया भाई 4। अब x का मान क्या होना चाहिए, x का मान होना चाहिए 2 से लेके 4 के बीच में। 2 से लेके 4 के बीच में 2 इंक्लूड होना चाहिए, 4 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ये चीज बीच में आ रहा है 3, ये वाला। तो इस हिस्से को दर्शाने के लिए हम ये वाले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ये वाला ब्रैकेट जिसमें 4 नहीं आएगा, 2 और इसके बीच। तो भाई कोई भी नंबर अगर इसके बीच में आएगा 2 और 3 के बीच में तो उसका मान 2 आ जाएगा। कोई भी नंबर इसके बीच में आएगा तो उसका मान 3 आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से एक बार चेक कर लो, क्लियर हो गया? हाँ, इंटरवल को दर्शाता है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा। तो ये फलन पे आधारित एक सामान्य सा साधारण सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप दे पाते हैं कि नहीं। कॉमन सेंस लगाना, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग, सही उत्तर मिल जाएगा। मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं समझाने की, जो लोग पहली बार सॉल्व कर रहे हैं और बाकी जिन्होंने ऑलरेडी पूरी रिकॉर्डिंग्स कर ली है, कंप्लीट हो चुका है, लाइव सेशन के लिए पूरे प्रैक्टिस के लिए रेडी हो, तो चलो शुरुआत करते हैं। एफ ऑफ एक्स का मान दिया गया है और आपको बोल रहा है एफ ऑफ एक्स गुणा वाई का मान इनमें से क्या क्या होगा। ऐसा 4 तरीके का रिलेशन दिया गया है। तो भाई एफ ऑफ वाई का भी मान निकाल लेते हैं। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही होगा, बस एक्स की जगह पे आ जाएगा वाई। अब दोनों का गुणा कर दो, एफ ऑफ एक्स गुणा एफ ऑफ वाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर पे भी हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर पूरे का रूट लगा दो, ये हो गया पूरे का रूट। इधर पे अंदर पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा 1 प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या होगा भाई, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, बोलो जल्दी बोलो जल्दी। यहां पर मिलेगा एफ ऑफ एक्स गुणा एफ ऑफ वाई का मान मिलेगा।
एफ ऑफ एक्स गुणा एफ ऑफ वाई का मान मिलेगा रूट ओवर देखो 1 इंटू 1 क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं, 4 टर्म आएंगी कुल मिला के। देखो ये 4 टर्म आ रही, ये किसका मान है, एफ ऑफ एक्स गुणा एफ ऑफ वाई का मान, जो कुल मिला के जो है वो राइट साइड वाला पार्ट है। अब लेफ्ट साइड वाला पार्ट कैसे मिलेगा, लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो ऑप्शन में दिया गया है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ एक्स वाई है, तो यहां पर एफ ऑफ एक्स वाई का मान कैसे मिलेगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई का मान निकालने के लिए जो एक्स है उसको बदल देंगे किससे, एक्स वाई से। तो 1 प्लस ये जो एक्स है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास आया, ये जो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स गुणा एफ ऑफ वाई, इसका मान हमारे पास आया रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा आया। और एफ ऑफ एक्स वाई का मान क्या आया, तो इसका मान आया रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आया। तो इसमें यही 2 टर्म आए, इसमें लेकिन 4 टर्म आ रहे हैं। तो देखो सीधे सीधे पे एक्स स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, वाई स्क्वायर मतलब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं इसमें, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू कम होगी, मतलब ये वाला मान बड़ा होगा, ये वाला मान बड़ा होगा इससे। अब हो सकता है एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई दोनों में से किसी एक का मान 0 हो, तो हो सकता है ये दोनों बराबर भी हो जाए। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, वो ऑप्शन जिसमें इसको बड़ा दिखा रहा है, इसमें दोनों बराबर दिखा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा, इसमें उल्टा दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। एक बार चेक कर लेना, 16 का सी, क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही, 16 का ऑप्शन सी करेक्ट आया है थमेश। और बाकी लोग भी चेक कर लो एक बार, बाकी सॉल्व कर रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। भाई देखो मैं ना अपनी क्लास में बोलता हूं इसको लाइव टेस्ट मानो, समझ गए ना, ये जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको लाइव टेस्ट मान के चलो। ये समझो कि अभी परीक्षा हो रही है, उतने समय में आपको आपके जितने भी सारे लोग अभी 100-150 जितने भी, सबके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि कौन इसका सॉल्व करता है, सही आंसर देता है। ठीक है, तो सामने एक और प्रश्न है, ये प्रश्न है प्रांत पे आधारित, प्रांत मतलब डोमेन, तो डोमेन का एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है यार, पक्का रहता है। देखो समझना कैसे होगा, तो यहां पर ना क्या लिखा हुआ है, ये जो पूरा है इसका आपको प्रांत मतलब कि डोमेन ज्ञात करना है। ए का मान 0 से बड़ा ये दिया गया है, तो डोमेन मतलब एक्स के वो मान, एक्स के वो मान जिसके लिए ये फलन परिभाषित है, एक्स के वो मान जिसमें ये परिभाषित है। तो ये कब परिभाषित होगा, जब इसके रूट के अंदर का पूरा मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, 0। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक समझना, या तो सीधे सीधे मैं रटवा सकता हूं फॉर्मूला, या ट्रिक समझ लेना। ठीक है, ट्रिक क्या है, पहले तो यहां पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स ऐसा हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहां से x के 2 मान मिलेंगे, कौन कौन से 2 मान मिलेंगे, एक x का मान मिल जाएगा a, दूसरा x का मान मिल जाएगा, x का मिलेगा ना, x का मिलेगा, एक x का मान मिलेगा a, दूसरा x का मान क्या मिलेगा, माइनस a मिलेगा। अब आप क्या करो, देखो ये नंबर लाइन बना लो, ये बन गई हमारी नंबर लाइन। यहां पर x का एक मान आ गया माइनस है, यहां पर एक मान आ गया a, इधर पे क्या होता है भाई माइनस इन्फिनिटी, इधर पे क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, अब आप क्या करो, अब इस इंटरवल से x का कोई मान लो, क्या ले भाई, a है, पता नहीं क्या ले सकते, तो -2a ले लो, -2a लो। जब -2a लोगे तो ये क्या बनेगा, देखो पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस, मतलब क्या आया माइनस, माइनस आया मतलब 0 से छोटा आया, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब इस इंटरवल की वैल्यू जो है उसमें हमको नेगेटिव मिलेगा, मतलब x का मान हम -a से छोटा नहीं ले सकते। आप उसको चेक करके भी देख लो, यहां पर भी सीधे सीधे 2a डाल के देख लो, 2a डालोगे, -2a डालोगे तो क्या होगा, ये वाला मान रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद -a से +a के बीच का मान रखो, 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब आपको यहाँ पर इस पूरे फलन का मान 0 से बड़ा मिलेगा या उसके बराबर मिलेगा। फिर उसके बाद इसके बीच का एक नंबर ले लो, 2a ले लो, 2a लोगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कुल मिला के नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मतलब ये भी गलत हो जा रहा है। तो x के कौन से मानों के लिए ये अंदर वाला टर्म जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव मतलब रूट के अंदर में एक रियल नंबर, रूट के अंदर में एक पॉजिटिव नंबर मतलब कुल मिला के रियल नंबर। तो यहां पर इसका सही जवाब होगा -a, +a, जिसमें इसके मान को -a और +a के बराबर भी ले सकते हैं।
क्यों बराबर ले सकते हैं? क्योंकि माइनस से प्लस से डालने पे इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, और शून्य भी एक वास्तविक संख्या है इस वजह से। लेकिन अगर वही इस प्रश्न में इस तरह का दिया होता है 1/√a² माइनस x², और इसका डोमेन पूछा होता, तो उसका डोमेन उस स्थिति में हम -a, ये वाला ओपन ओपन इंटरवल लेते हैं, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पर ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों लेते? क्योंकि अब हम x का मान a नहीं रख सकते थे। यदि हम x का मान a रखते तो क्या हो जाता? 1/0, 1/0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता, तो उसका डोमेन नहीं आता। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया? क्वेश्चन नंबर 17। तो एक बार चेक करके बताओ 17 क्लियर है? ऑल क्लियर? चैट में बताओ क्या समझ में आ रहा है? 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यस। बाकी लोग भी चेक करके बताना 17 क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। यस करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न भाई एकदम सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एफ ऑफ एक्स का मान दिया गया, देख लो क्या है। एफ ऑफ एक्स का मान यहां पर दिया गया है ए एक्स प्लस बी। एफ ऑफ एक्स का मान दिया गया है ए एक्स प्लस बी, और यहां पर बोल रहे हैं ए और बी जो है दोनों क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब कि यहां पर आपको एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू दिया गया है -5। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -5, एक्स की जगह पे -1 डाल दो, तो ये कितना हो जाएगा? a इंटू ये हो जाएगा -1 प्लस बी, तो ये हो जाएगा -a प्लस बी, और यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा? -5। कुल मिला के आपको पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरा क्या दिया है? f(3) का मान दिया गया है 3, तो यहाँ पर x की जगह पे 3 डाल दो, यहाँ पर x की जगह पे 3 डाल दो, तो क्या हो जाएगा? f(3) इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस बी हो जाएगा। और f(3) का मान कितना दिया गया? देख लो 3 दिए गए, तो इसको बदल दो किससे? 3 से, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। तो आपको दो इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करना है भाई? सीधे ऑप्शन में डाल के देख लो ना। ऑप्शन में डालो, यदि मैं एक की जगह पे -3, बी की जगह पे -1 डालता हूँ, -3 डालूंगा तो ये +3 हो जाएगा, +3 -1 5 आया क्या? नहीं आया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में डाल के देख लो, ए की जगह पे 2 डालो, बी की जगह पे -3 डालो, -2 -3 -5, ठीक है सही आ रहा है। इसमें भी डालो, ए की जगह पे 2 डालो, 2 3 6, बी की जगह पे 3 डालो, -3 6 -3 3 आ रहा है, सही। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लो, बता दो जल्दी से। ये हो गया कौन सा प्रश्न? 18वां नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्शन बी करेक्ट। डन। ओके, हो सकता है नंबरिंग आगे पीछे हो गई होगी, बट एक बार चेक करते चलो, समझ में आ रहा है क्या सभी को? यार इतने सारे लोग हैं लेकिन आंसर बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? मतलब क्या बेसिक्स क्लियर नहीं है क्या? या फिर अगर नहीं है, आप लोगों ने वाली पुरानी रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी, बहुत दिन हो चुका है सॉल्व नहीं किया, तो उसमें पूरे कंसेप्ट एक बार देख लेना, मैंने बताया हुआ उसको कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, चलो इसका जवाब दे पाते हो कि नहीं एक बार देख लेते हैं। 19 का जवाब आपको ना यहाँ पर दो दो अलग अलग फलनों का योग दिया गया है, और आपको इस फलन का क्या ज्ञात करना है भाई? इसका आपको क्या ज्ञात करना है? डोमेन ज्ञात करना है, प्रांत ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से समझो, अगर कभी भी ऐसे दो अलग अलग फलनों का योग होता है, तो उसका जो डोमेन होता है वो दोनों के डोमेन का, जैसे पहले वाले का डोमेन को D1 ले लेता हूं, दूसरे वाले के डोमेन को D2 ले लेता हूं, डोमेन मतलब कि प्रांत, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, जो दोनों के लिए कॉमन होगा, वो इस पूरे फलन का डोमेन होगा। ध्यान में रखना। तो पहले वाले फंक्शन के लिए क्या होगा? डोमेन। तो डोमेन निकालने के लिए ये जो 4 - x का जो मान है, ये 0 या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। यदि उससे छोटा हो गया तो इस वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो उस स्थिति में यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मतलब ये आ गया, तो इसका मतलब 4 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। इसका मतलब x का मान 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। अब देखो इसको ना मैं नंबर लाइन में दर्शाता हूं, उससे ज्यादा आसान होगा। तो यहां पर मान लेते हैं हमारे पास आ गया 4, और ये बोल रहा है x का मान 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, तो इसका डोमेन इधर पे आ गया। समझ गए? नंबर लाइन जितना ग्राफ का यूज करके सॉल्यूशन निकालो बहुत बढ़िया रहता है। ये वाले के लिए आते हैं, ये वाले के लिए आते हैं, तो यहाँ पर देखो x² - 1 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी रूट जो है
वो रियल मिलेगा, नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा। इसको शून्य के बराबर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बराबर करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर देखो यहां पर ये आ गया x - 1 x + 1, बताया था ना फैक्टराइज करना होता है। a² - b² का लगा दिया इधर पे। x के दो मान मिले, क्या क्या मिले? एक 1 मिला, दूसरा क्या मिला? -1 मिला। तो देखो इधर पे मैं ऐसा बना देता हूं, यहां पर ये बन गया, इधर पे आया -1, इधर पे आ गया +1। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं क्या ये वाला इसका डोमेन होगा क्या? -1 से छोटा नंबर डाल के देखो। -1 से छोटा नंबर -2 डालो। -2 डालूंगा, -2 डालूंगा तो देखो -2 डालने पे इधर पे डालो, इधर पे डालो, किधर पे भी डालो, आपको सिर्फ प्लस ये सही हो रहा है कि नहीं वो देखना है। -2 डालूंगा तो भाई ये होगा नेगेटिव, नेगेटिव, ये भी होगा नेगेटिव। माइनस माइनस करने पे प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है मतलब जीरो से बढ़ा रहा है, जीरो से बढ़ा रहा है मतलब ठीक है, सही है, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, -1 से +1 के बीच का एक मान डालो, शून्य डालो। शून्य डालोगे तो जीरो डालने पे ये जीरो हो गया, जीरो हो गया तो इधर पे -1 बचा, इधर पे जीरो बचा। -1 जीरो से बड़ा होता है क्या? नहीं होता, गलत हो गया, मतलब ये इसका डोमेन नहीं होगा। 1 से बड़ा नंबर डालो, 1 से बड़ा नंबर डालोगे तो क्या होगा? 1 से बड़ा नंबर कौन सा होगा वैसे तो? 1 से बड़ा नंबर होगा 2, 3, 4, कुछ भी डाल दो, 2 डाल दो। 2 डाल दोगे तो भाई ये क्या हो रहा है? 4, 4 - 1, 3, 3, मतलब ये इसका डोमेन होगा। तो ये इसका डोमेन है। पहले वाले का डोमेन ये, दूसरे वाले का डोमेन ये। अब मैंने क्या बताया? दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, जो दोनों के लिए ट्रू हो रहा है। दोनों के लिए ट्रू कौन सा रीजन होगा? तो यहां से लेके इधर तक का, जिसमें इसको नहीं लेंगे। तो कहां से कहां तक लेंगे? -इंफिनिटी से लेके -1 तक का लेंगे। -इंफिनिटी तो कभी इंक्लूड नहीं होता। क्या -1 को इंक्लूड करेंगे? क्या -1 हो सकता है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि -1 डालने पे देखो -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 -1 कितना हो गया? 0, 1/0 क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। तो इसको नहीं ले सकते, तो इसलिए -इंफिनिटी से लेके -1 आएगा। फिर ये कहां से जाएगा? ये जाएगा 1 से लेके, 1 से लेके कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। 4 इंक्लूड होगा क्या? हाँ 4 इंक्लूड होगा। तो यहां पर हम लेंगे 1 से लेके 4 तक का। 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 4 को इंक्लूड करेंगे। दोनों का क्या ले लेंगे? यूनियन, दोनों को मिला देंगे। तो देख लो इसका सही जवाब कौन सा आ रहा है। मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही सही आ गया क्या? ऑप्शन ए सही आ रहा है, यस करेक्ट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए चेक करते हैं कितने लोगों के सही आंसर आए हैं। 19th, ओके, ऑलमोस्ट करेक्ट है। प्रीति एक बार चेक करना आपका आंसर रॉन्ग। हाँ प्रीति का आंसर करेक्ट है, और किसका आंसर है बाकी लोग चेक कर लेना। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 19। तो फिलहाल मैंने जितने क्वेश्चन लेके आए थे उससे तो 50% क्वेश्चंस हुए हैं हमारे आज, बट कोई बात नहीं, हम आगे और कुछ क्लासेस करेंगे, उसमें ये सारे क्वेश्चंस करते चलेंगे। आप इस चीज की चिंता मत कीजिए कि भाई क्वेश्चंस कम हुए या नहीं हो पाए या छूट गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। जितनी क्लासेस की नीड रहेगी उतनी हम क्लासेस लेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर अप हो पाए क्लासेस में। ठीक है, तो कई लोग बच्चों का ये डाउट है कि पुराना टॉपिक या थ्योरी वाला चीज नहीं हुआ, तो थ्योरी वाला भाई नहीं हुआ तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, और भी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप फोन करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है, नहीं मिल रही तो कैसा है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो उसमें वो सारी चीजें भी कवर अप करते जाऊंगा जो जो उससे रिलेटेड टॉपिक्स है। ठीक है, तो कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आज की क्लास यहीं एंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम एंड करते हैं यहीं पर क्लास। तो अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, रेला के प्लेटफॉर्म पे, लाइव ऑनलाइन, इन एनी वे, हर एक तरीके से। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो। कल के भी, हाँ तो देखो मेरा प्लान ये था कल के लिए, भाई देखो कल के लिए हमने और कुछ टॉपिक्स रखे हैं, जैसे आपको यहाँ पर शेड्यूल मिल चुका है, मैट्राइसेस, डिटर्मिनेंट्स, लीनियर इनइक्वालिटीज, तो ये टॉपिक्स हमने प्लान किए थे, बट स्टिल इसके कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो बच गए मैं उसको क्लास में करवाऊंगा, और फिर उसके बाद हम ये वाले टॉपिक्स को भी स्टार्ट कर देंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन और कुछ बाइनरी ऑपरेशन के कुछ क्वेश्चंस बच गए, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन में जो पार्ट 2 आता है, जिसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम, देखो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशंस पढ़ते हैं, और फंक्शंस में वन वन और ऑन टू देखते हैं। इन पे आधारित प्रश्न बिल्कुल बनते हैं, तो वो वाले प्रश्न कुछ हम करने वाले हैं, और बाइनरी ऑपरेशन के एक आध दो क्वेश्चन आते हैं वो हम करने वाले हैं। तो ये करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखो बुक
बुक का देखो, आप कोई भी आईआईटी जेईई की बुक ले सकते हो, अलग अलग पब्लिशर की भी बुक्स अवेलेबल है, आप मार्केट में आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, पीडीएफ और रिकॉर्डेड क्लास सारी मिल जाएंगी आपको आज की क्लास की। ठीक है, कंसेप्ट के हिसाब से मैं आपको यही बोल रहा हूँ, पुरानी रिकॉर्डिंग्स जो है आप उसको फॉलो करो, उसमें सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, सारे शॉर्ट नोट्स सारी अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, जो आपके सिलेबस है ना उसके हिसाब से। ठीक है प्रवीण, हाँ कल का भी टाइमिंग सेम रहेगा किरण। देखो मेरे ख्याल से प्रवीण, आप बुक्स अगर कोई फॉलो करना चाह रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए करो, और आप अगर कंसेप्ट समझने के लिए अगर बुक यूज करो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, हमारे पास उतना टाइम है नहीं। तो आप ये करो कि पिछली रिकॉर्डिंग जो है मेरी, उसमें से देख लो, उसमें सारे के सारे पीडीएफ में सारे नोट्स बने हुए हैं, सारे पीडीएफ सेव्ड है, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी हो पाएगी उससे। ठीक है, चलिए एंड करते हैं फिर आज की क्लास। धन्यवाद, थैंक यू।